वही हीरो, वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, फिल्म फ्लॉप। सबसे बड़ा और मौलिक कारण है कंटेंट की ऐसी कमी जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है। जिस समय में आप जिन हिंदी फिल्मों के फ्लॉप होने का जिक्र कर रहे हैं, मत भूलिए कि यह वही समय है जब दक्षिण भारत की फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। भारतीय सेना का इतिहास आप देख लीजिए, आज तक कभी लो आईक्यू वाले को भर्ती नहीं किया गया। तो ये चड्ढा साहब कैसे भारतीय सेना में चले गए? और एक होते हैं स्यूडो पॉलिटिशियन, ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, ये खिलाड़ी होते हैं, कलाकार होते हैं, फिल्मकार होते हैं, गीतकार होते हैं, शायर होते हैं। एक्टर्स जो है वो अपने काम से ज़्यादा कहीं ना कहीं विचारधारों पे बात करने लगे हैं कि ये फिल्म कला का क्षेत्र है, इसको विचारधारा से अलग रखिए। आप अपनी फिल्मों के माध्यम से सूक्ष्म तरीके से खास तरह की राजनीति को आप प्रमोट करें, और जब लोग इसका प्रतिकार करें तब आपको तकलीफ लगे। एक फिल्मकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में आपने एक खास राजनीतिक एजेंडे को प्रमोट किया, और अब जब उस राजनीतिक एजेंडे का जवाब उसी की भाषा में मिल रही है तब आपको तकलीफ हो रही है। जो हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है मार्तंड सूर्य मंदिर, उसको आपने शैतान का घर दिखाया है, तब आप मुझे कोट करने लगेंगे कि देखिए ये तो सांप्रदायिक है, ये फिल्मों में हिंदू मुस्लिम देखने लगा। आमिर खान का बायकॉट हो रहा है क्योंकि वो हिंदू विरोधी फिल्में बनाते हैं। और मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हो सकता है वही यह बात कह सकता है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अभी एक ट्रेंड चला है कि बॉलीवुड में जो भी फिल्में आ रही है, खासकर कोरोना काल के बाद, लगभग फिल्में फ्लॉप है या जो उम्मीद के साथ जो फिल्में आई उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाई। और इसका ताज़ा उदाहरण लाल सिंह चड्ढा है। आमिर खान ने बड़े उम्मीद के साथ बड़ी बजट की फिल्म बनाई और उतना ही बड़े स्तर पर फ्लॉप भी हो गई है फिल्म। और इस पे समझने के लिए कि आखिर बॉलीवुड के साथ हुआ क्या है, आखिर ये ट्रेंड कैसे आ गया है कि लगातार फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही है, लगातार फिल्मों का बाइकॉट हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ समझेंगे। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी प्रशांत रंजन सर हैं, जो कि फिल्म समीक्षक है, पटना के प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक है और फिल्म के शिक्षक भी है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श। सर, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद जितनी भी फिल्में आई है बॉलीवुड में, अधिकतर फिल्में फ्लॉप है। अगर फ्लॉप नहीं भी है तो जिस उम्मीद के साथ फिल्म आई कि हम इतना का मार्केट कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, या उससे पहले जो कमाई हुई थी उनके फिल्मों की वो नहीं हो पा रही है। आपको क्या कारण लगता है? और इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ये होगा कि समाज के दृष्टिकोण से फिल्म को देखा जाए तो रिश्ता क्या है समाज और फिल्म का? इसमें रिश्ता बड़ा स्पष्ट सा है कि समाज के लोग ही फिल्में बनाते हैं और समाज के लोग ही फिल्में देखते हैं। तो समाज से सिनेमा प्रभावित होता है और सिनेमा से समाज प्रभावित होता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों एक दूसरे के दर्पण हैं। इसलिए किसी भी सूरत में सिनेमा माध्यम को हम समाज से अलग करके नहीं देख सकते और समाज को सिनेमा से अलग करके नहीं देख सकते। जैसा समाज होगा वैसे ही दर्शक होंगे, वैसे ही फिल्मकार होंगे, वैसे ही फिल्में होंगी। इसलिए समाज और सिनेमा अलग अलग करके देखने समझने की चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये जो अभी नई फिल्में आ रही है, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया और इस पर हम लोग का चर्चा भी है, फ्लॉप क्यों हो रही है? चूँकि वही हीरो, वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, फिल्म फ्लॉप। देखिए, फिल्में चलती हैं अपने कंटेंट के दम पर। पहले भी कंटेंट हीरो था, आज भी कंटेंट हीरो है। हाँ, ये ज़रूर रहा कि जो लोकप्रिय फिल्म धारा है, लोकप्रिय फिल्म उद्योग है, हिंदी फिल्म उद्योग, उसमें सुपरस्टार कल्चर है हमारे यहाँ, और लोग अपने पसंदीदा फिल्म सितारों की फिल्में देखने थिएटर में जाते थे इस तरह से। लेकिन बाद के दिनों में जब से डिजिटल क्रांति आई है और ख़ास करके टीवी पे सामग्री आने लगी, टीवी सीरीज आने लगे, टेलीफिल्में बनने लगी, फिर उसके बाद हाल में देखें पिछले एक दशक से तो इंटरनेट पर OTT के माध्यम से वेब सीरीज़ आने लगी, शॉर्ट फिल्में बनने लगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनने लगी, तो लोगों के पास वैरायटी बहुत सारे हो गए और उस वैरायटी में कंपटीशन बढ़ गया। और जो बड़े पर्दे की चीज़ थी, सिनेमा हॉल की जो चीज़ थी, उस पर भी दबाव आ गया कि हम कंटेंट डिलीवर करें। इसलिए अगर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और मौलिक कारण है कंटेंट की कमी और
कंटेंट की ऐसी कमी जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है। जिस समय में आप जिन हिंदी फिल्मों के फ्लॉप होने का जिक्र कर रहे हैं, मत भूलिए कि यह वही समय है जब दक्षिण भारत की फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हो रही हैं और वो अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर निकलकर अखिल भारतीय स्तर पर उनका स्वागत अभिनंदन फिल्म प्रेमी कर रहे हैं। इसके पीछे भी वही कारण है कि जिनके कंटेंट में दम होगा, दूसरा जिनके कंटेंट से जुड़ाव महसूस दर्शक करेगा, कनेक्ट, एक सोशल कनेक्ट होता है, वो जो कनेक्ट जब तक क्रिएट नहीं हो पाएगा तब तक हमें लगता है कि फिल्में फ्लॉप नहीं होंगी। फ्लॉप हिट कैसे होता है? जब अधिक से अधिक लोग फिल्में देखते हैं तो फिल्म हिट हो जाती है। तो फिल्में हिट होंगी अगर कंटेंट रहेगा, कंटेंट में लोगों का जुड़ाव रहेगा। एक सवाल सर आ रहा है, चूँकि फिल्म फ्लॉप तो हो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा बाइकआउट हो रहा है, उसी का असर भी हो रहा है कि फ्लॉप हो रहा है। और बाइकआउट के पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि विचारधारा प्रमोट किया जा रहा है, एक खास विचारधारा फिल्मों के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है। एक्टर्स जो है वो अपने काम से ज़्यादा कहीं ना कहीं विचारधारों पे बात करने लगे हैं, देश विदेश की बातें करने लगे हैं, लेकिन उनका काम तो बेसिकली फिल्म बनाना था, कला था, वो दिखाना था। तो कहीं ना कहीं इसका भी तो असर नहीं हो रहा है। आप ही के प्रश्न में ये उत्तर छिपा है। अपने अंतिम कुछ वाक्यांश हैं कि ये फिल्म कला का क्षेत्र है, इसको विचारधारा से अलग रखिए। यह बात शुरू से कही जाती रही। जो भारत समाज है, भारत के जो लोग हैं वो पवित्र हृदय वाले लोग होते हैं और वे मानते हैं कि कलाकार, खिलाड़ी, इन सब चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से अलग करके रखना चाहिए, इनको दलगत राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। तो लेकिन यह बात तो सब पर लागू होती है। यह ऐसा कैसे होगा कि हम फिल्म को राजनीति से न घसीटे और आप उसको चुपके घसीट रहे हैं? ये वन वे ट्रैफिक हो गया ना। अगर आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम फिल्मों में राजनीति न देखें तो यही अपेक्षा हम भी आपसे रखेंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी फिल्मों के माध्यम से सूक्ष्म तरीके से एक खास तरह की राजनीति को आप प्रमोट करें और जब लोग इसका प्रतिकार करें तब आपको तकलीफ़ लगे और आप कहें कि आप फिल्म को राजनीति से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। इस सामाजिक जीवन में ऐसा कौन सा चीज़ है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जो राजनीति से अलग है? बिना राजनीति के देश एक दिन नहीं चलेगा, फिल्में भी तो उसी में हैं। तो यह सीधी सी बात है कि आप उन फिल्मों की लिस्ट देख लीजिए और उन फिल्मों का जब राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वे फिल्में जो पिछले 50 साल में आई और उसके सुपर सितारों ने करोड़ों अरबों कमाए और उनको लोगों ने अपने आँखों पर बिठा के रखा और उनकी फिल्मों ने अरबों रुपए कमाए, उन फिल्मों का जब आप राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो एक खास राजनीतिक झुकाव की ओर फिल्में मिलेंगी। लेकिन यह बात मैं आज 2022 में बोल रहा हूँ, इन फिल्मों को कई पीढ़ियों ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को अलग रखकर निष्णात प्रेम दिया और उस प्रेम का प्रतिफल आपने क्या दिया? एक फिल्मकार के रूप में, एक कलाकार के रूप में आपने उस निष्णात प्रेम, उस निष्णात श्रद्धा, उस अगाध प्यार के बदले आपने एक खास राजनीतिक एजेंडे को प्रमोट किया। और अब जब उस राजनीतिक एजेंडे का जवाब उसी की भाषा में मिल रही है तब आपको तकलीफ़ हो रही है। फिल्में तब तक राजनीति से थोड़ी देर के लिए अलग हो सकती हैं जब तक वो खालिस मनोरंजन का साधन है, लेकिन जैसे ही उसे आप एक विजुअल भाषा, मतलब दृश्य भाषा, विजुअल लैंग्वेज के रूप में देखने लगते हैं और आपको लगता है कि सिनेमा के माध्यम से एक खास जनमानस को हम एक खास राजनीतिक विचार के तरफ प्रमोट कर सकते हैं, तो सेल्फ गोल भी तो हो सकता है। बिल्कुल वही सेल्फ गोल हो रहा है। तो सेल्फ गोल पे सर नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चूँकि लाल सिंह चड्ढा का मैंने जिक्र भी कर दिया। आमिर खान की जो फिल्में हैं अगर देखा जाए पिछले 5-10 साल में, उनके अधिकतर फिल्मों में पाकिस्तान प्रेम, मुग़लों को एक ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे भारत के लिए वो मतलब बहुत बड़ा चीज़ हो। उसके अलावा एक विचारधारा को प्रमोट करना और आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा प्रेम दिखाना कि आतंकवादी तो इंसान है, पाकिस्तानी तो इंसान है, भले ही वो यहाँ बम पटक दे, भले ही वो हमारे सेना के जवानों को मार दे। और सेना से याद आया कि सेना का भी मजाक, कहीं ना कहीं भारतीय सेना का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी तो असर हो रहा है। अगर ये असर हो रहा है तो आपको क्या लगता है, सही असर है या गलत असर है? असर तो अरसे से हो रहा है। जैसे
आमिर खान का आपने जिक्र किया, इनकी एक फ़िल्म आई थी फना 2006 में। तो फना आप ऊपर से सतही स्तर पर देखिएगा तो आपको वो एक रोमांटिक और म्यूजिकल ऐसी फिल्म लगेगी, लेकिन आप देखिए कि उसमें हमारे कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की समस्या है उस पर फना का क्या टेक है, उसके बारे में फना किस तरह से वकालत कर रही है, किसकी वकालत कर रही है, जिस सरजमी पर फिल्म बन रही है, जिस नेशन स्टेट में रहने वाले लोग उस फिल्म को बना रहे हैं, वो किसकी तरफदारी कर रहे हैं आप देखिए ना। इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप फना फिल्म को बैठ के एक सिटिंग में देख जाइए और आप देखिए कि किसकी तरफदारी फिल्मों में की जा रही है। हैदर फिल्म देखिए, हैदर फिल्म में एक गाना है बिस्मिल बिस्मिल, सबने एंजॉय किया उस फिल्म को देखकर, क्या क्लासिक बनाया है, शेक्सपियर के अनुवाद फिल्मी संस्करण लाया है उनके नॉवल का, अच्छा किया। लेकिन आप देखिए कि उस फिल्म के अंदर बिस्मिल गाने में जो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है, उस मार्तंड मंदिर को शैतान का घर के रूप में दिखाया गया। तो जब तक मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ तब तक मैं बड़ा अच्छा हूँ, गुड हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कि उस फिल्म में एक गाने में आपने जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है मार्तंड सूर्य मंदिर, उसको आपने शैतान का घर दिखाया है, तब आप मुझे कोट करने लगेंगे कि देखिए ये तो सांप्रदायिक है, ये फिल्मों में हिंदू मुस्लिम देखने लगा। जब तक नहीं, जब आप आतंकियों के पक्ष में, आतंकियों से हमदर्द रखने वाले डायलॉग लिखें, वैसे सीन लिखें, तब तक सही है। जिस मुल्क से तलखी के कारण, जिस पड़ोसी से दुश्मनी के कारण, जिस पड़ोसी देश से कायरतापूर्ण हरकतों के कारण हमारे जवान बलिदान दे रहे हैं, हमारे करदाताओं के अरबों रुपए हर साल बर्बाद हो रहे हैं, उस पड़ोसी मुल्क से हमदर्दी रखने वाले फिल्म आप बनाएं, हम चुपचाप देख लें, तब ठीक है। लेकिन अगर इसका प्रतिकार कर दें तो दिक्कत है। आपने कहा सर, तो हमको भी याद आया इस पे कि ये लोग सेकुलर खुद को दिखाते हैं, सेकुलर भी दिखाते हैं, पिक्के भी बनाते हैं। पिक्के में जब आपने ये दिखाया कि धर्म में जो बुराइयां हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो सभी धर्मों को दिखाना चाहिए था और बराबर दिखाना चाहिए था। छोटा छोटा टेक दिखा दिया गया बाकी धर्मों का, और हिंदू धर्म स्पष्ट तौर पर जब दिखाया गया है तो बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उस पर पूरी तरीके से ये फिल्म बना दी गई उसके खिलाफ में। तो ये आपको लगता है कि सही है कि किसी भी एक धर्म के खिलाफ, किसी के भी आस्था के खिलाफ, वो मैं नहीं कहता कि हिंदू वो मुस्लिम के खिलाफ बने, क्रिश्चियन के खिलाफ बने, किसी के खिलाफ बने, क्या यह सही है कि फिल्मों का ये काम है कि हम धर्म का मजाक उड़ाएंगे, हम आस्था का मजाक उड़ाएंगे, ये फिल्मों का काम है? फिल्मों का काम बिल्कुल नहीं है। असल में एक होते हैं पॉलिटिशियन देश में, जो किसी पार्टी का सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, टीवी पे आते हैं, बंडी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, ये पॉलिटिशियन होते हैं। और एक होते हैं स्यूडो पॉलिटिशियन, ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, ये खिलाड़ी होते हैं, कलाकार होते हैं, फिल्मकार होते हैं, गीतकार होते हैं, शायर होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, अलग अलग विधा में होते हैं, लेकिन ये एक खास राजनीतिक दल के विचार को प्रमोट करते हैं। तो ये शूडो पॉलिटिशियन टाइप के लोग होते हैं। इसीलिए ये कभी मत कहिए कि फिल्म में काम करने वाले को राजनीति से अलग रखा जाए। असल में वो चाहते हैं कि वो राजनीति करें, थोड़े बैकडोर से करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो आपने पीके की फिल्म की बात की, पीके फिल्म में भी कहने के लिए ठीक है कि हर एक अलग अलग पंथों के, संप्रदायों के बारे में जो अंधविश्वास है, कुरीति है, उसको भी दिखाया गया है, लेकिन वो नाखून कटा के शहीद होने जैसा है। जी जी। आप 90% हिस्से में जो सनातन धर्म है, हिंदुओं के जो आस्था है, उस पर आप व्यंग्यपूर्ण अपमानजनक कटाक्ष कर रहे हैं, और फिर बाकी 2-4% हिस्से में सबको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया ताकि आपको कहा जाए कि भाई आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कथनी और करनी में आपके अंतर है। सवाल ये है कि जिस चीज़ से अगर हिंदू पक्ष को ऐतराज़ होता है तो उस ऐतराज़ को आप सेकुलरिज्म के नाम पर डाइल्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ से इस्लाम को मानने वाले या क्रिश्चियनिटी को मानने वालों को ऐतराज़ होता है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बदल जाता है। तो ये जो सुविधा अनुसार स्विच करने की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कभी ना कभी तो एक्सपोज होगी, वो अब एक्सपोज हो रही है। जैसे आपने लाल सिंह चड्ढा की बात की, अगर इस फिल्म को इसमें अगर कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं भी देखा जाए या कुछ नहीं भी दिया जाए, फिर भी ये स्वघोषित परफेक्शनिस्ट टाइप के लोग, बताइए मनुष्य कभी परफेक्ट हो सकता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं परफेक्ट हुए क्या? आमिर खान हो गए, ये हो गए परफेक्ट।
खुद को घोषित कर लिया परफेक्ट। नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये फॉरेस्ट गंप 94 में रिलीज हुई, मैंने सबसे पहले उसको 99 में देखा था, और स्कूल में जब तक था तब तक 2 बार देखा, कॉलेज में 1 बार देखा, कॉलेज से निकलने के बाद भी 1 बार, कुल 4 या 5 बार मैं फॉरेस्ट गंप देख चुका हूँ। और इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट गंप भारत, अमेरिका और वियतनाम के युद्ध के बैकड्रॉप में है। उसमें एक पॉलिसी थी, वियतनाम युद्ध के समय जब अमेरिकी सैनिक की संख्या कम होने लगी, तो अमेरिका का जो सेक्रेटरी जनरल थे सेना का, उन्होंने कहा कि भाई लो आईक्यू वाले लोगों को सेना में भर्ती कर लो, क्योंकि सैनिक कम पड़ रहे हैं। लो आईक्यू वाले अपना जान के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, जाके लड़ेंगे। और वही हुआ, लो आईक्यू वाले लोगों को अमेरिकी सेना में भर्ती करके उनको वियतनाम लड़ने के लिए भेजा गया। सबसे अधिक जो अमेरिकी सैनिक मारे गए उसमें लो आईक्यू वाले सैनिक अधिक थे। तो वो एक विशेष परिस्थिति में विशेष रणनीति के तहत अमेरिकी सेना में लो आईक्यू वाले लोगों को भर्ती किया गया था। अभी इन्होंने क्या कमाल किया, भारतीय सेना का इतिहास आप देख लीजिए, आज तक कभी लो आईक्यू वाले को भर्ती नहीं किया गया। तो ये चड्ढा साहब कैसे भारतीय सेना में चले गए लो आईक्यू होते हुए भी? तो ज़रा सा परिप्रेक्ष्य पर रिसर्च करना चाहिए था ना। करोड़ों अरबों रुपए फालतू चीज़ पे खर्च करते हो फिल्म बनाने के लिए, तो ज़रा सा रिसर्च कर लेना चाहिए था। और उसमें भी क्या था, जो फॉरेस्ट गंप में साथी सैनिक जो था फॉरेस्ट गंप का, उसके साथ इनकी दोस्ती होती है, बाद में व्यवसाय में पार्टनरशिप करते हैं। और यहाँ आतंकवादी के साथ दोस्ती हो जाती है। आप ही बता रहे हैं, आप बताइए। तो ये नकल के लिए भी अकल चाहिए, ये अकल तो इनके पास है नहीं इन लोगों के पास। ये अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, सिवान के बैकड्रॉप पे फिल्म बनाते हैं और बोली रखते हैं कनपुरिया। तो इतने कंगाल हैं बुद्धि के स्तर पर, हाफ एजुकेटेड पीपल। और यही कारण है कि एक तो आपने रीमेक के साथ भी न्याय नहीं किया, सबसे पहली बात। और बाकी सारी जो बातें हैं वो तो बाद की बात हैं। सबसे पहली बात है कि आपने रीमेक को ही विकृत कर दिया, मौलिकता को विकृत करके बनाई गई चीज़ का क्या, वो तो हल्की चीज़ हो गई जी। मतलब कि कहीं ना कहीं इस कंटेंट में भी दम नहीं था। बाकी सामाजिक दृष्टिकोण हटा दिया जाए, बाइकआउट हुआ वो हटा दिया जाए, लेकिन फिल्म में भी दम नहीं था, आप ये कह रहे हैं। सही बात है, ऐसा नहीं है कि मतलब बाइकआउट हो रहा है, आमिर खान का बाइकआउट हो रहा है क्योंकि वो हिंदू विरोधी फिल्में बनाते हैं। बाइकआउट करने वालों का जो टेक है, इसलिए हम उनकी फिल्में नहीं देखेंगे, ये बात में भी सच्चाई है। ओवरऑल ये बात भी है, माने एलिमेंट्री मौलिक बात ये है कि फिल्म ही कमज़ोर है। फिल्म का जो रीमेक है वही विकृत किया हुआ है। एक बात तो तय है कि जिसने फॉरेस्ट गंप पहले देखी है उसको लाल सिंह चड्ढा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और जिन्होंने कभी नहीं देखी फॉरेस्ट गंप, हो सकता है वो थोड़ा बहुत इंजॉय करें। लेकिन मेन है कंटेंट के आधार पे फिल्म पुअर है, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो रही है। 100% ये एट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है कि सिर्फ आस्था में डूब कर लोग फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, ये एक कारण है, लेकिन कंटेंट कमज़ोर होना भी एक बड़ा कारण है। फिल्म और समाज की बात हुई तो उसमें एक बात हमको याद आया कि इन लोगों ने फिल्म के माध्यम से बताया कि जो दूध हम लोग भगवान शंकर पे चढ़ाते हैं, 20 रुपया 40 रुपये बर्बाद होता है, उतने में निर्धनों को हम लोग खिला पिला सकते हैं। 200 रुपया 400 रुपया 250 रुपया 150 रुपया लगा के किसी का फिल्म कोई क्यों देखे? गरीब तो देख भी नहीं सकता है। हाँ, मल्टीप्लेक्स कल्चर आने के बाद तो ऐसे भी गरीब सिनेमा हॉल से दूर हो गया। ये जो शिवलिंग वाली बात है, जो लोग कहते हैं कि दूध बर्बाद हो रहा है, इनके पास कोई अध्ययन नहीं है। शिवलिंग की जो अवधारणा है हिंदू समाज में, जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, उसको इन लोगों ने सीखा नहीं। और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर और जानकारी से ज़्यादा बदनीयती के आधार पे इनको लगता है कि शिवलिंग पर दूध अर्पण करना ये दूध की बर्बादी है। ये महामूर्ख जो हो सकता है और मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हो सकता है, वही यह बात कह सकता है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी है। समझिए कि एकदम वो खोटा सिक्का है, उसको बैठाकर ट्यूशन लेना चाहिए और उसको तब इसमें समय लगेगा। अभी आप ये वीडियो में अगर एक लेंथ रहे तो मैं शिवलिंग पर बोल सकता हूँ, और मुझसे अधिक योग्य लोग इस देश में हैं जो शिवलिंग की महत्ता और उस पर दूध अर्पण करने की महत्ता को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वैसे एक्सप्लेनेशन मूर्ख किस्म के लोग जिनको नहीं समझ में आता है, और समझ में आता भी है, असल में मूर्ख है नहीं, ये बदनीयती है।
कि सब कुछ जानते हैं, पता है कि शिवलिंग अच्छी चीज़ है, उस पर दुख दर्पण करना भी श्रद्धा भाव है, उसका एक अपना महत्व है, सब पता है इनको, लेकिन बदनीयती का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ये बदनीयत किस्म के लोग इस तरह की बात फैलाते हैं। अब एक आखिरी सवाल कहेंगे कि फिल्मों में पहले वेस्टर्न कल्चर लाने का प्रयास किया गया, पाकिस्तान प्रेम पे मैंने सवाल कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कल्चर को भी दिखाया जा रहा है, तुर्की के कल्चर को दिखाया जा रहा है, सऊदी के कल्चर को दिखाया जा रहा है, मुग़ल के कल्चर को दिखाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि फिल्म के माध्यम से अब ये लोग वेस्टर्न कल्चर के बाद इस कल्चर को घुसाने का प्रयास लोगों में, युवाओं में लाने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, फिल्म बनाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है और कोई भी किसी भी प्रकार की फिल्म बना सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। क्या दिखाना है भारतवर्ष में, क्या नहीं दिखाना है, इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी सेंसर बोर्ड CBFC काम करती है। अब यह दर्शकों के विवेक पर है कि हमारी सिनेमाई साक्षरता कितनी है कि हम कौन सी फिल्म देखें, और देखें तो उस पर क्या ग्रहण करें उसमें से। अगर आपने कहा कि फिल्मों के माध्यम से वेस्टर्न कल्चर प्रमोट हो रहा था पहले, अब टर्की का कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो यह बोध अगर भारत के दर्शकों में है तब उसके अंदर यह बोध भी आज न कल आना चाहिए या आएगा कि हम किस तरह की फिल्मों को रिजेक्ट कर दें और किस तरह की फिल्में खुद देखें, अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखाएं। ये फिल्मी बोध की बात है। फिल्मी बोध पर दर्शक समझदार हुए हैं कि नहीं आपके हिसाब से? चूँकि इस तरीके का फिल्मों का तो विरोध होना शुरू हो गया और तार्किक विरोध भी कर रहे हैं लोग, जो अलग तरीके से कर रहे हैं उनका नहीं कहेंगे हिंसात्मक तौर पे, लेकिन तार्किक विरोध भी हो रहा है। तो दर्शकों को आप कैसे देख रहे हैं? अभी जो दर्शक नया नया जो आ रहा है, अपने बातों को रख रहा है, फिल्मों का विरोध कर रहा है, ऐसी गलत फिल्मों का, तो दर्शक समझदार हुआ है या दर्शक नहीं समझदार है? नहीं, दर्शक यंग एंड स्मार्ट और दर्शक बहुत ज़्यादा समझदार हुआ है। पहले ठग नहीं सकते आप। पहले देखिए कमज़ोर कहानी, स्लो पटकथा, माने धीमी गति वाली पटकथा और कमज़ोर कहानी भी थिएटर में लग जाता था, और लोगों के पास टेलीविज़न नहीं होते थे, एकमात्र साधन होता था, तो जो बना दोगे वो मजबूरी में देखेंगे वो था। अब तो इतना यंग एंड स्मार्ट हो गया है कि वेब सीरीज़ चल रही है, अगर पहले एपिसोड में अगर आप उसको खींच नहीं पाए तो फ्लैप स्किप करके और दूसरे किसी वेब सीरीज़ पे चल जाता है। और दर्शक आज का ज़्यादा समझदार हो गया है, तार्किक हो गया है, उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ये जागरूकता है और ये दर्शकों में सिनेमा का बोध है, और ये उचित शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है उसके कारण सिनेमा माध्यम में गुणवत्ता की अपेक्षा दर्शक वर्ग से होने लगा है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या हमको देखना, क्या नहीं देखना, ये स्पष्ट रूप से उनको अंदर पता है। इसका मतलब है कि दर्शकों का जो बोध है या जो स्तर है सोचने समझने की, वो बढ़ रही है। फिल्मकारों को जिम्मेदारी बढ़ानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने जो विश्लेषण किया था या वीडियो डाला था, तो हो सकता था कि आपको लगा हो कि एक आम आदमी के हैसियत से या पत्रकार के हैसियत से हमने बात रख दिया, लेकिन इसीलिए इस विषय पे एक फिल्म समीक्षक से बात करना ज़रूरी था कि उनका क्या राय है। और राय वही है कि सिर्फ बाइकआउट जो हुआ है उसका तो असर है ही, लेकिन फिल्म के कंटेंट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिल्म का कंटेंट जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, नकल भी ये लोग अकल से नहीं कर पा रहे हैं। और सर ने कहा कि फिल्म और समाज का एक बहुत गहरा संबंध है, और इस संबंध को विचारधारा थोप के बर्बाद नहीं करिए, कला है, कला ही दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप, अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय बिहार।